आपका अगला टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ज्यादा अमल दखल है, तो थोड़ा सा इसको रफली देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ये डेफिनेशन याद नहीं रखना है तो मैंने अभी समझाने के लिए लिखी। कॉस्ट ऑफ चूजिंग एंड ऑल्टरनेटिव, मतलब मेरे पास दो चॉइसेस है, चॉइस ए चॉइस बी। ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे, या तो मैं उससे घर बना सकता हूं, हाउस, या मैं उससे गाड़ी खरीद सकता हूं, कार, परचेज कार। हाउस रिपेयर्स, हाउस तो नहीं खरीद सकता, हाउस रिपेयर से मुझे बेनिफिट मिलता है, वो लूज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, तो हाउस रिपेयर नहीं होगा मेरा, सही। एक बेसिक लेवल पे एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को थोड़ा एक स्टेज और ऊपर लेके जाते हैं। अगर मैं हाउस रिपेयर कराता हूँ तो उसको रेंट पे दे सकता हूँ, मंथली रेंट मेरा $1000 का मिल जाएगा मुझे इससे। अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो उस गाड़ी को मेरे पास एक बंदा है, एक ड्राइवर है जो मुझे बस लाता ले जाता छोड़ता है, बाकी उस ड्राइवर को मैं कह सकता हूँ कि वो उस गाड़ी को उबर ईट्स के अंदर चलाए या कोई भी उबर या करीब जैसी सर्विसेज के अंदर चलाए, और वो मुझे नेट रिटर्न देगा पर मंथ का $1500 लगभग। तो अगर मैं हाउस रिपेयर कराता हूँ तो 1000 का मेरे पास रेंटल इनकम है, बट दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ 1500 का बेनिफिट। तो आप कहोगे कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, नहीं, फिर मैं एक काम करता हूँ, इस पे नहीं आता, मैं इस पे चला जाता हूँ, क्योंकि इसमें कितना ज्यादा मिल रहा है मुझे, 500 ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। 1000 तो मुझे वैसे भी मिल रहा था, और मुझे कार के ऑप्शन से 1500 मिला। 1000 तो मुझे घर के रेंटल से मिल जाता ना, हाउस रेंट से मिल जाता, और कार से मुझे 1500 मिल रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 500। और ये 1500 सारी चीजें निकाल के, पेट्रोल फ्यूल व्यूल निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो 500 ज्यादा होने की वजह से मैंने कौन सा अल्टरनेट सेलेक्ट किया, कार वाला, ठीक है। इस अल्टरनेट को सिलेक्ट किया तो आई चोज दिस अल्टरनेट, अल्टरनेट बी। इस अल्टरनेट की कॉस्ट क्या थी, $1000 का रेंट। कॉस्ट तो ऐसी चीज है जो जेब से जा रही है, सिर्फ जेब से जाने वाली चीज कॉस्ट नहीं होती, एक ऐसी चीज जो जेब में आ सकती थी वो नहीं आई, वो भी तो कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। तो कॉस्ट ये है कि ये पैसा नहीं आया मेरे पास, ये तो वैसे ही आ सकता था, तो जो वैसे ही आ सकता था 1000 था, और 1500 मेरे पास कार से आया, तो 500 मेरे पास जो बचा, ये मेरे पास इकोनॉमिक्स इसको कहता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, कि आप जिस ऑप्शन को चूज करते हो उसमें से जिस ऑप्शन को फोरगो किया वहां से जो भी बेनिफिट आता उसको माइनस करो तो आपका बचता इकोनॉमिक प्रॉफिट है। हालांकि अकाउंटिंग कहता कार से आपको कितनी कमाई हुई है सारे खर्चे निकाल के, कार से टोटल कमाई वैसे $4500 थी, पेट्रोल वेट्रोल के तकरीबन $2500 चले गए, ठीक है। बाकी मेंटेनेंस वगैरह हो गई, तकरीबन मेरी मेंटेनेंस वगैरह मिला के 500 और चले गए, ठीक है। टोटल 1500 का मुझे मुनाफा हुआ। अकाउंटिंग कहता है ये मेरा प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, कि इतनी मेरे पास इनकम आई, ठीक है ना, ये रेवेन्यू था और ये एक्सपेंसेस थे, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा। अकाउंटिंग ये कहता, अकाउंटेंट खुश होता है 1500 का प्रॉफिट करके दिया। इकोनॉमिस्ट कहता 1500 का प्रॉफिट जो किया ना, उसमें हमने गाड़ी खरीदी थी, इस वजह से प्रॉफिट हुआ। अगर वो पैसे से आप गाड़ी ना खरीदते तो कम से कम वो पैसा आप घर रिपेयर्स में लगाते, और 1000 तो वैसे भी कमाते, तो तुम 1500 के लिए मुझे खुश नहीं करो, तुम सिर्फ एक्स्ट्रा 500 के लिए खुश करो। इकोनॉमिस्ट कहता कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है ना वो 500 है, क्योंकि 1000 तो मुझे वैसे भी मिल जाना था बगैर हाथ पाँव मारे, बस घर के रिपेयर के लिए बंदे बने हुए तो आते, तो मैं इसको रेंट आउट कर सकता था, अब रेंट आउट नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट ये बहस कर सकता है कि रेंट आउट आप कर लेना अगले मंथ, इस महीने का जमा करके अगले महीने का जमा करके, हाँ तो इसीलिए तो ये काम कर रहा हूँ। रमेश ये कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा काम गलत है, उससे बेहतर ही है, लेकिन इतना बेहतर नहीं कि आप 1500 का प्रॉफिट जो दिखा रहे हो, हुआ तो 1500 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से 1000 तो वैसे भी हो जाना था मुझे, सही। ये इकोनॉमिस्ट इसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेता है
कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी 1000 है, बार बार याद दिलाएगा वो। अगर किसी को कोई काम ले रहा है तो बता रहे देखो इस काम से मुझे एक्स्ट्रा 500 बेनिफिट होना चाहिए, वरना 1000 तो मुझे वैसे ही मिल रहा है, मैं वो छोड़ के यहाँ आ रहा हूँ, जो फायदा छोड़ के मैं आ रहा हूँ वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए वो मेरी कॉस्ट है। क्लियर है? एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी जो छोड़ रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नॉट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है, जो आपने ऑप्ट किया उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि इस पे नहीं जाते तो आप उस पे जाते, वो आपका फोरगॉन का मतलब जो छोड़ दिया। व्हेन अ डिसीजन इज मेड, तो हमने डिसीजन अभी कौन सा लिया था, क्या गाड़ी खरीदेंगे, तो उसके चक्कर में हमने क्या फर्क हो गया, घर की रिपेयर, हाउस रिपेयर्स। इट एनकम्पसेस बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये होती है कि मिसाल के तौर पे घर वाले डिसीजन पे आते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ता हूं कि मैंने घर रिपेयर नहीं करवाया, उसके बदले गाड़ी खरीद ली, तो उसमें एक मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है कि मेरे पास 1000 आ रहे थे वो नहीं आए, $1000 तो आए नहीं मेरे पास। एक तो ये सीधा सीधा एक्सप्लिसिटली $1000 मुझे रेंट मिलता, ठीक है ना, महाना रेंट मुझे $1000 मिलता, वो नहीं आ रहा था, ये तो सीधा सीधा मैं बेयर कर रहा हूँ ना, लॉस इन रेंट जो घर से मिलता। नंबर 1। नंबर 2, हाँ ये अलग बात है कि उसके मतलब 1500 मुझे मिल रहा है, लेकिन 1000 मुझे वैसे मिलता, वो मेरी एक्सप्लिसिट जो मैं लूज कर रहा हूँ। नंबर 2, ये कुछ इम्प्लिसिट भी होता है, जो एक्सप्लिसिटली इतने वाजे कॉस्ट नहीं होती लेकिन होती है कि मेरा घर जब रिपेयर होता तो इतना अच्छा दिखता, घर सिर्फ रेंट पे नहीं जाता, मैं भी खुश रहता, सही है, उस घर के अंदर कुछ प्लम्बर वगैरह से काम वाम कराता तो मेरे अपने फ्लोर का भी चीजें चार सीधी हो जाती। और घर जब तक कच्चा पड़ा हुआ है वहां से मट्टी मेरे घर में आती है, तो मट्टी आने की वजह से हमें सफाई वगैरह भी करती रहनी पड़ती है, एक ज़हनी सुकून, वो सब भी छोड़ा मैंने गाड़ी के लिए, ठीक है, वो कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर गाड़ी छोड़ के घर बनाता तो फिर गाड़ी की क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती, क्या $1500 तो मुझे गाड़ी से आ रहे थे, वो नहीं आ रहे, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर गाड़ी होना भी तो एक सुकून है जिंदगी में कि पूरी फैमिली ट्रैवल करती है, उसका एक बेनिफिट होता, वो नहीं हासिल हो रहा, वो एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसकी, सही। तो इकोनॉमिक्स दोनों को अंडर कंसिडरेशन रखती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को इकोनॉमिक्स देखती है यूटिलिटी में, कि कोई चीज कितनी यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन दे रही होती है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही होती है। और एक्सप्लिसिट तो मतलब फाइनेंशियल टर्म्स के पैसे में कितना बड़े नुकसान हो रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि एक अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तो दूसरी में कुछ आपने हैप्पीनेस अपनी लूज की, सेटिस्फेक्शन लूज की। और एक्सक्लूसिव मैंने बता दिया जो पैसे से रिलेटेड होती है, जो नंबर्स कैलकुलेट हो सकते हैं। अच्छा, 3 इकोनॉमिक एजेंट्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल्स, या प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट्स और हाउस होल्ड कह दो, या प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कह दो और गवर्नमेंट्स कह दो, ठीक है। कारण बिजनेस के नए चॉइस इसके बाद 2 थी कि या तो वो लोगो बनाए या वेबसाइट बनाए। उसे कहा मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, नाम लिख देता हूँ, टोटल मेरे पास $500 है जिसमें बेहतरीन वेबसाइट बना सकता हूँ, लोगो बनवाने का बजट नहीं है मेरे पास, लोगो नहीं बनवा सकता, ठीक है। लोगो ना बनवाने की वजह से वैसे वेबसाइट बना सकता हूँ, तो मेरी ब्रांड आइडेंटिटी नहीं क्रिएट हो रही क्योंकि लोगो नहीं है मेरे पास, लेकिन वेबसाइट बन गई। क्यों वेबसाइट क्यों चुनी होगी कि भाई भले ब्रांड आइडेंटिटी बाद में बना लूंगा, वेबसाइट से तो मेरा माल बिकना है, वेबसाइट पे कस्टमर को लेके आके मुझे अपना माल वहां से बेचना है, तो पहले मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, लेकिन उस चक्कर में लोगो नहीं बन रहा। क्लियर है? तो लोगो बनाना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बिजनेस के लिए। अब इसमें कोई एक्सप्लिसिट तो नहीं पता चला नुकसान क्या, लेकिन इम्प्लिसिट तो बता सकते हो कि नई वेबसाइट बनाने से फायदा तो हुआ कि नया कस्टमर आएगा, लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लोगो ना बनाना है उसमें एक इम्प्लिसिट क्या है कि ब्रांड आइडेंटिटी जो मेरी पहचान जो है वो नहीं बन रही। गवर्नमेंट एजुकेशन और डिफेंस इन दोनों पे खर्च कर सकती थी, तो गवर्नमेंट के पास एक बजट आया, उसने एजुकेशन पे स्पेंड किया, लेकिन एजुकेशन पे स्पेंड किया तो उसकी जो आर्मी, पुलिस, रेंजर्स, इन लोगों पे स्पेंड नहीं किया वो वाला बजट।
इससे क्या हुआ, एजुकेशन तो मिल गई। यकीनन इन्होंने देखा होगा एजुकेशन में ज्यादा फायदा है, गवर्नमेंट ने उस वक्त डिसाइड किया होगा एजुकेशन पर खर्च करने की ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए एजुकेशन पे खर्च किया। लेकिन उसके बदले जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट था कि वरना वो हम डिफेंस में खर्च करते। आप कह सकते हैं तो हॉस्पिटल्स में भी खर्च करते हो सकता है हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट नहीं थी खर्चे की उस वक्त, वरना लिखा होता ना, वरना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में हॉस्पिटल लिखा होता, हेल्थ लिखा होता कि हेल्थ सेक्टर पे खर्च करते, लेकिन हेल्थ सेक्टर नहीं लिखा हुआ उसका मतलब वो तो है ही नहीं, वो थर्ड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा शायद। तो डिफेंस को छोड़ के एजुकेशन मतलब बहुत जरूरी थी वहां एजुकेशन। तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार हम इतनी इतनी पुलिसिंग करते जा रहे हैं, सिर्फ पुलिस बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों ना हम एजुकेट करना शुरू हो जाए लोगों को। तो एजुकेट करना शुरू हो तो नेचुरली वहां से कम क्रिमिनल्स निकलेंगे, तो फिर पुलिसिंग की जरूरत ही नहीं होगी इतनी। क्लियर हो रही? पिज्जा, सलाद के बदले पिज्जा, या तो सलाद खा सकता था या पिज्जा खा सकता था, ठीक है, तो पिज्जा खा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ सलाद। तो आप जब भी कोई पैसा आपके हाथ में आप खर्च कर रहे हो ना, और आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, तो आप एक बात याद रखना, वो बेनिफिट के बदले आपने पे ऑफ किया है, क्योंकि वही पैसा कहीं और भी यूज हो सकता होता। आपने लाखों रुपए खर्च करके एक गाड़ी ली, घर वालों को बिठा के चला रहे हो, आप घर वालों को बोल रहे हो देखो कितनी काम आ रही है गाड़ी, घर वाले कहेंगे काम आना है भाई उसको, वो लाखों रुपए खर्च हुए उस पर, अगर ये नहीं होती तो वो लाखों रुपए होते हमारे पास, फिर उन लाखों रुपए से कुछ और खरीदते जो और दूसरी चीज वो भी काम ही आती ना। तो गाड़ी पे खर्च करके आप ये मत बोलो कि काम कितनी आ रही है, दूसरी चीज भी काम ही आती है, हाँ ये ज्यादा काम आ रही है थोड़ी, ये कह सकते हैं कि मुझे ज्यादा काम आ रही है थोड़ी, लेकिन ऐसा मत बोलो कि काम आ रही है। बहरहाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट्स फ्रॉम द नेक्स्ट, ये सब कुछ अब आप थियोरेटिकली पढ़ोगे समझ जाओगे क्यों पीछे मैंने वो बात बता दी। हाँ ये जरूर है कि इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिक्वायर्स केयरफुल असेसमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। आपको कोई भी डिसीजन लेते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है कि अगर मैं ये ना लूं तो दूसरी क्या चीज है जो मैं ले सकता हूं इस पैसे से, या मैं पैसा जोड़ जाड़ के कोई एक कंप्यूटर लेने जा रहा हूं, तो पहले मैं सोच लूं कि ये जो मैं कंप्यूटर ले रहा हूं इसके लिए पैसा कहां से अरेंज हुआ है, वो पैसा अगर कंप्यूटर नहीं लेता तो कहीं और खर्च हो रहा था और वहां से भी बेनिफिट मिल रहा था मुझे, वो बेनिफिट छोड़ के कंप्यूटर ले रहा हूं। मैं मोबाइल छोड़ के कंप्यूटर ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं कंप्यूटर, बहुत अच्छा मोबाइल खरीद सकता था, उससे कितना हैंडी हो जाता, बड़ा अच्छा शशके भी रहते थोड़े से, लेकिन वो छोड़ के कंप्यूटर ले रहा हूँ तो उसके रीजन होगा, जाहिर है कि भाई कंप्यूटर के ऊपर या तो मैं मोबाइल से ज्यादा प्रॉपर गेमिंग में ज्यादा एंजॉय करूंगा, मोबाइल की गेमिंग से ज्यादा पीसी गेमिंग में एंजॉय करूंगा, या फिर मैं कुछ प्रोड्यूस कर सकता हूँ उसके जरिए, कोई काम कर सकता हूँ जिसको मैं एज अ सर्विस सेल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी वजूहत है इसको लेने की, लेकिन वजूहात लेने के साथ साथ जहन में साथ ये भी रख ले कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ इस पर उससे कुछ और भी हो सकता था, इससे ये पता चलेगा कि ये एक डिसीजन है ये डिसीजन है, दोनों में से कौन सा बेहतर है। अगर मैं तेरे पास पैसा होता मैं सिर्फ और सिर्फ हाउस रिपेयर्स पे लगा देता बिना कुछ सोचे समझे, तो मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा डिसीजन है, दुनिया का सबसे अच्छा डिसीजन है। लेकिन किसी ने आके मुझे गाइड किया कि ये भी तो कर सकते हो आप इससे, आपके पास $10,000 है, आप हाउस रिपेयर ना कराओ, आप गाड़ी खरीद लो, क्योंकि हाउस रिपेयर आपको $1,000 पर मंथ देगा, गाड़ी आपको $1,500 पर मंथ देगी, तो आप जो है 10 महीने में $15,000 कमा चुके होंगे, ठीक है ना गाड़ी से। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा कमाओगे वो हाउस रिपेयर के ऊपर इतने 5,000 तो लगा ना, फिर 10 महीने और रुकना, $5,000 $1,500 और कमाओगे, उसमें $10,000 तो आपके खर्चों में निकल जाएंगे जो आपका महाना $1,000 का खर्चा है, बाकी $500 जो 10 महीने तक और एक्स्ट्रा कमाओगे तो $5,000 दोबारा लगा दे, दो दफा रिपेयर इतना हो जाएगा घर के, आप उसको रेंट पे फिर बाद में, लेकिन रेंट पहले हाउस रिपेयर करा दो तो सिर्फ $1,000 आपको रिटर्न आएगा जो आपके घर के खर्चों में यूज हो जाएगा, कुछ सेव नहीं होगा, उससे गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो जब किसी ने ये बताया तो फिर मैं देखो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैं छोड़ रहा था, पता चला वो ज्यादा बड़ा बेनिफिट छोड़ने वाला था मैं, तो फिर मैंने वो उठा लिया, मैंने कहा नहीं वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो सकती, वो तो मैं चूज करूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हाउस को बना रहा हूँ, हाउस रिपेयर्स को, कि ये मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। जरूरी है, तो इसलिए बहुत केयरफुली असेस करना होता है अपना कोई भी डिसीजन लेते हुए 2-3 ऑप्शंस के दरमियान, किस पैसे का और क्या क्या हो सकता है, इस वक्त का और क्या क्या हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जस्ट एन इंटरनल मेजर, एक बात याद रखना, ये एक मैनेजमेंट कुछ प्लान करते हुए
खुद बस एक बिजनेस के अंदर एक मैनेजमेंट है, कुछ भी प्लान कर रही है ना, तो वो उसका काम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना। वो ये नहीं कि वो मैनेजमेंट सबको डंडोरा पीटती रहेगी या अपने एनुअल रिपोर्ट में छपा देगी कि इस पैसे को अगर हम यहाँ नहीं लगाते तो कोई और लगाते, जहाँ से इतना मुनाफा होता। भाई वो हुआ ही नहीं है, अकाउंटेंट कहता वो हुआ ही नहीं, उसकी बात क्यों कर रहे हो? क्लियर हो रही है ना? तो मैनेजमेंट सिर्फ अपने इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए सेवरल ऑप्शंस रखती है, फिर उसमें से कोई सिलेक्ट करती है। 3 सप्लायर्स है जिससे माल आ सकता है। एक सप्लायर है जल्दी भिजवा रहा है महंगा, एक सप्लायर है देर से भिजवा रहे सस्ता, एक सप्लायर है जल्दी भिजवा रहे, ठीक है, और सस्ता भिजवा रहे हैं लेकिन माल की क्वालिटी हल्की है। अब आप डिसाइड करो आप कौन सा चूज कर रहे हो। आप जल्दी और महंगे वाले को चूज कर रहे हो तो मतलब टाइम पे आ रहा है लेकिन महंगा पड़ रहा है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है ना उससे वो पैसा बचा सकते थे अगर किसी और से खरीदते। तो जो सस्ता माल से आपको जो पैसे बच जा, सेविंग्स होती, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई महंगा माल खरीदने की। सही, जो पैसा बचा सकते थे और नहीं बचा पाए। क्लियर? इफेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? यहाँ पर आपको एक 3 तो आपके एजेंट्स है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, और इसके अलावा वर्कर्स के हवाले से भी केसेस बना के दिए हुए हैं। तो मैं ये आप रीड करोगे समझ जाओगे। मैं खाली यहाँ पर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर है कि जब बंदा के पास 2 है ऑप्शंस कि यार मैं एक्सपेंसिव फ्लाइट लूं, एक एक्सपेंसिव फ्लाइट लूं, मुझे एक फॉर एग्जांपल इवेंट अटेंड करना है जुम्मे के दिन, मैं काम से आऊंगा और जुम्मे की शाम में एक फ्लाइट लूंगा, 1 घंटे में वो मुझे ड्रॉप कर देगी और मैं इवेंट अटेंड कर लूंगा, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा एक शहर से दूसरे शहर और वो इवेंट अटेंड कर लूंगा, तो जुम्मे के दिन काम पे भी चला जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बाय रोड ट्रेवल करूं और मेरी रोड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी लेकिन मेरी काम की छुट्टी होंगी 2 दिन की, तो काम की 2 दिन की छुट्टी से जो मेरी वेजेस आती वो लूज कर जाऊंगा और बाय रोड जाऊंगा। ठीक है ना? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है बाय रोड ट्रेवल की कि मेरी 2 दिन की छुट्टी की तनख्वाह कटेगी, और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है कि यार इतना लंबा सफर, थकन वगैरह वो तो है ही। अगर मैं 2 दिन जुम्मे के दिन तक भी काम पे चला जाऊं और उसी शाम की टिकट पकड़ूं और उसी शाम को जाऊं तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर मैं फ्लाइट के जरिए जा रहा हूं तो गोया टिकट एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके बदले अगर मैं ट्रेन के जरिए जाऊं या रोड के बाय रोड जाऊं तो 2 दिन में अगर मैं पहुंच पा रहा हूं तो उससे क्या नुकसान है? मुझे 2 दिन की वेजेस कट रही है मेरी। ठीक है, तो दोनों डिसीजन में फिर आप जो भी चूज करोगे कि दूसरी तरफ का नुकसान आपको दिखेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्लाइट से जा रहा हूं तो मैं सस्ता जा सकता था बाय रोड, अगर मैं बाय रोड जा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं बाय रोड जाने में 2 दिन की मेरी वेजेस कट रही है और इतना ज्यादा ज़हनी सुकून होता बाय फ्लाइट इतना जल्दी पहुंचना, वो वाला इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है मेरे। तो दोनों डिसीजन की अपनी अपनी कॉस्ट है। क्लियर? यहाँ पर आपके पास कुछ लिखा हुआ है इसी तरह, हर एक केस को लेकर यहाँ पर एक मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल रिक एक वर्कर है, उसको 2 जॉब ऑफर्स हैं। जॉब ए जिसमें 400 पाउंड ज्यादा सैलरी मिल रही है, ये नहीं पता है कितनी मिल रही है। लेट सपोज जॉब ए में 2400 पाउंड मिल रही है और जॉब बी में 2000 पाउंड मिल रही है, तो जॉब ए में ज्यादा मिल रही है, 400 पाउंड ज्यादा मिल रही है, ठीक है, जॉब बी की बनस्बत। हाउएवर द लेटर अलाउज वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन जो जॉब बी है, लेटर मतलब बाद वाली जॉब बी, वो वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ कर रही है। अब आप चेक करो, एक दिन का कम्यूट, कम्यूट कहते हैं काम पर आने जाने के रास्ते को, एक दिन का कम्यूट जो है वो वन साइड $10 का पड़ता है। सिर्फ जाना $10 का तो आना भी $10 का हुआ, तो दोनों साइड कितने का हुआ? $20 का हुआ एक दिन का। 22 दिन का कितने का हुआ? $440। ठीक है ना? तो $440 आने जाने पे खर्च हो रहा है। 400 ज्यादा सैलरी जरूर है, $400 पाउंड नहीं है, $400 ज्यादा सैलरी जरूर है, लेकिन 440 पर आने जाने में भी तो खर्च हो रहा है, इससे बेहतर जॉब भी है। क्लियर हुई कि जॉब बी में भले 400 कम है सैलरी, लेकिन आने आने में खर्चे में खत्म तो नहीं हो रहे ना। तो चूजेस जॉब बी एज ही कैन सेव $440 ऑन कम्यूटेशन। ठीक है, बाहर ये तीनों आप ये पढ़ेंगे, हर एक का केस दिया हुआ है तो पूरा पढ़ेंगे, सिनेरियो, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सूरत क्या है और फिर वो डिसीजन क्या लेता है।
उस बेसिस पे, ठीक है। तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक खत्म हो गया।